हेलो दोस्तों, नमस्कार। वी आर टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं विनय कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज 7 फरवरी 2026 को सी टेट का पेपर हो चुका है। पेपर 2 की जो आंसर की है वो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन पे। सबसे पहले हम लोग जो पेपर 2 है उसकी CDP के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही पेपर मतलब इजी है, कोई बहुत ज़्यादा पेपर कठिन नहीं आया है। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं इसके क्या सही आंसर हो सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कारण क्या कह रहा है इसका, जो है शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित करती है। ये बात बिल्कुल सही है, ये और ये दोनों चीजें सही है। तो जो है बोथ ए और आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, जो है ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, जनरली ऐसा ही क्लासरूम में होता है। आगे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। अगर आपने इसको नहीं वाले को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो ये आंसर आपका निश्चित रूप से गलत हो सकता है। ठीक है, नहीं वाले को नेगेटिव चीज पूछ कर रहा है यहाँ पर। इसमें क्या कर रहा है कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रहों के अनुकूल व्यवहार करना, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, ये तो ठीक चीज है। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभवों को शामिल करना, ये भी बात सही है, ये बात भी सही है। विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है। केवल और केवल ये जो बात है वो निगेटिव कर रहा है, और यही इसीलिए यही इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है कि विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। तो जो है पहला विकल्प उसका विविधता को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज को लेकर के है एंड चैलेंज जो है उसके कारण क्या है। तो तीसरे विकल्प में देखते हैं, इसमें जो है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमताओं और उसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है। पहला विकल्प कह रहा है कि पठन वैकल्य संख्याओं और अंकगणितीय संक्रियाओं को सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। क्या चीज, ये डिस्लेक्सिया के बारे में क्या कह रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, डिस्लेक्सिया में ऐसा ही होता है। ठीक है, गति समन्वय वैकल्प ठीक से देख सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है, ये बात गलत हो जाएगी। गुणज वैकल्प यानी डिस्कैलकुलिया पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि डिस्कैलकुलिया जो है वो गणना से संबंधित होता है, गणित से संबंधित होता है। लेखन वैकल्य जो है सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है, ये भी बात गलत हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा इसका तीसरे का ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म की बात कर रहा है। ऑटिज्म से जूझ रहे विद्यार्थियों के लिए क्या आसानी होती है। तो इसमें जो पहला आंसर है वो है परिचित और पूर्वान्मेय दिनचर्या का पालन करता, वो लोग जो है नियमित दिनचर्या करते हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करना, ये गलत हो जाएगा। बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करना, डिस्लेक्सिया ऑटिज्म से जो ग्रसित बच्चे हैं वो बातचीत के दौरान संपर्क स्थापित नहीं कर पाते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5वां नंबर है। 5वें क्वेश्चन पर आ जाइए, 5वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर यहां पर नहीं को ध्यान रखिए, अगर आपने नहीं को ध्यान नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात कर रहा है, ये गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उन्हें विकसित भी किया हो सकती है। दूसरा कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है। ऐसा होता है क्या कि जो प्रतिभाशाली है उसके अंदर जिज्ञासा की भावना कम होगी और उनकी कल्पना शक्तियां कमजोर होती हैं। क्या ऐसा भी होता है कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है उसकी कल्पना कमजोर होगी? ऐसा नहीं होता, यही इसीलिए ये जो है ये बात गलत हो जाएगी।
बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है एक बच्चे से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते, एक बच्चे से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण का मतलब है जो है एरर एनालिसिस का मतलब यहां पर क्या है, एरर एनालिसिस का मतलब जो है विद्यार्थी प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है, ये गलत हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, ये हो सकता है। विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशल में बाधा डालता है, बैरियर नहीं डालता है ये जो है, बल्कि क्या है, विद्यार्थियों के लिए एक अधिगम को स्मृति में बनाए रखने के लिए ये जो है सहायता प्रदान करता है। तो इसका आंसर जो है 6 का 2 हो जाएगा, 6 का 2 आंसर 5 हो जाएगा। हम बहुत डिटेल में इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको आंसर मिलाना है केवल, और जो है हम लोग जब क्लासरूम में देखते हैं तो हम इसको इन चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन है घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज कैसे करनी चाहिए। घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में विभाजित करना चाहिए। इसमें जो है ये इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जिन विषय संख्याओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में क्या होता है, लंबा समय लगता है, बिल्कुल सही है। और वे लंबी अवधि के लिए बने रहते हैं। तो लंबा और लंबी यानी कहां विकल्प होगा, कम और कम, ये गलत हो जाएगा। कम और लंबी ये भी गलत हो जाएगा। लंबा और लंबी ये तीसरा विकल्प एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा कि जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, ज्यादा समय लगता है। और जो चीज हमें ज्यादा टाइम लगती है वो हमारे दिमाग में, कॉन्शियस माइंड में लंबे समय तक स्थायी बनी रहती है। ठीक है, आइए 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां मुझे पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। ठीक है, जो है ये बात एकदम सही है कि शिक्षकों को बच्चों के ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसा कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और सीखने मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ये बात एकदम स्टेटमेंट सही करा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कथन कारण क्या है कि जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन किया जाए तो वे इस समझ को उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए करते हैं। यह भी विकल्प सही है। तो इसका जो आंसर होगा दोनों हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है। विकल्प नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। आइए 10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम, जो अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम है वो शिक्षार्थियों को स्वयं के ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और शिक्षिकाएं श्रोताओं के रूप में, शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं, ये एकदम गलत हो जाएगा। शिक्षा द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो पहला विकल्प है वो विकल्प नंबर 10 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चे में वैचारिक समझ विकसित करते समय एक प्रभावी नहीं है। वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। प्रभावी तब नहीं होगी जब बच्चे को ज्यों का त्यों रटा दिया जाएगा, तब उससे कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना ये ठीक है। विद्यार्थियों से परिभाषाओं को ज्यों को त्यों याद कराना, मैंने कई बार कहा है कि रोट लर्निंग नहीं करानी है, रटाना नहीं है किसी भी विद्यार्थी को, तो यही वाला विकल्प इसका गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सक्रिय, क्वेश्चन नंबर 12वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। सक्रिय माध्यमिक कक्षा है किसके सिद्धांतों पर स्थापित करनी चाहिए, तो वो जो है
सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत पर करनी चाहिए। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरे की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरे की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहीं तक सही है। और भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये गलत है। भावनाएं और संज्ञान दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है और आर जो है फॉल्स है। इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये इसका आंसर हो जाएगा 13 का। आइए 14 पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है? क्या करना चाहिए भाई एक शिक्षक को? ठीक है, तो पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवा कर, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों पर जोर देकर के, ये भी बात गलत हो जाएगी। छात्रों को उनके संज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके, ये कहीं तक ठीक हो सकता है। पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करके, तो रीइंफोर्समेंट करने से भी बहुत कुछ नहीं होगा, तो जो इसका आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, 14 का 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15 क्वेश्चन को लेकर के, मोटिवेशन से है ये। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरण मतलब जो है इंटरनल मोटिवेशन की बात कह रहा है। वो कह रहा है कि दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरणा, ये नहीं होगा। दूसरे की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, ये भी नहीं होगा। दूसरी बाहरी पुरस्कारों से अभिप्रेरित प्रेरणा, बाहरी से तो एक्सटर्नल हो जाएगा। व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से प्रेरित अभिप्रेरणा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो है चौथा, इसका आंसर हो जाएगा 15 का 4। व्यक्तिगत रूप से कोई बच्चा अगर इंटरेस्ट से अब कोई कार्य करता है तो वो उसकी इंटरनल मोटिवेशन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? क्या किसी व्यक्ति को जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो है ये जैविक रूप से निर्धारित जेंडर नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव दिखाई देता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। विकास का स्थिर अस्थिर दृष्टिकोण, नहीं, ये चीज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण, ये भी नहीं होगा। प्रकृति परिवेश, प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति पोषण के लिए जो है का विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये दोनों चीजें जो है विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर ये जो है 3rd नंबर होगा, नेचर एंड नर्चर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। ठीक, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। 17 पर चलते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह के दौरान मुख्य विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत, यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो भाई ये क्या हो जाएगा? ये तो सीधा सीधा आंसर है एडोलसेंस, यानी कि इसका आंसर किशोरावस्था हो जाएगा, एडोलसेंस हो जाएगा। किशोरावस्था वही संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोधाभास की अवस्था, किशोरावस्था। नेक्स्ट 18 पर चलते हैं। पेपर बहुत आसान है, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत जटिल क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ा है और चीजें पढ़ी हैं सही तरीके से, सिलेबस को पूरा कवर किया है, तो निश्चित रूप से आपके सारे क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगला सामाजिकरण से लेकर के है कि बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों चीजें होती हैं कि अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये चीजें सीखते हैं। सामाजिकरण समाज की रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। सरल प्रक्रिया नहीं है जी, ये एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक रेखीय नहीं है, ये जो है जटिल प्रक्रिया है। इसलिए ए तो सही हो जाएगा पर बी इसका गलत, कारण इसका गलत हो जाएगा। तो जो है ए सही है और कारण गलत है। आइए
19 नंबर पर चलते हैं। 19 नंबर मैं बहुत जल्दी तरीके से करा रहा हूं ताकि आप जो है आंसर को मिला लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि जीन प्याजे के, अब यहां से एक जीन प्याजे पर क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज्यादा जीन प्याजे से लेकर के नहीं आए, एक दो क्वेश्चन ही है जीन प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की की थ्योरी से लेकर के। ठीक है, बाकी कई बार आपने परीक्षाओं में देखा हो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो जिनके पेपर अभी पेपर 1 5 में या 8 तारीख को परीक्षाएं हैं, वो एक बार इन चीजों को और ध्यान से देख लें। क्या कह रहा है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? दो चीजें, एक है औपचारिक संक्रियात्मक, दूसरी है मूर्त संक्रियात्मक। तो बताइए दोनों को कौन सी क्षमता जो है भिन्न करेगी? क्या वस्तु स्थायित्व किस, ये कमेंट में बताइए, वस्तु स्थायित्व किस में आता है? प्रतीकात्मक खेल, संरक्षण और अमूर्त तर्क। तो ये जो है अमूर्त तर्क जो अवस्था है उसमें ये चीजें दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं, भिन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जीन प्याजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास की खाली जगह के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल हैं। तो किस चीज पर वो जो है बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं? अनुभव पर करते हैं, क्रिया, परिपक्वता, एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं वो, और लेकिन उन्होंने संस्कृति पर जो है बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की, और यही वाइगॉत्स्की और जीन प्याजे की थ्योरी को अलग भी करती है। ठीक है, वाइगॉत्स्की जो है संस्कृति को ज्यादा मानते हैं, बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? कानून और ये जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से है ये प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांत को कायम रखता है। नहीं। सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण दूसरे की धारणा पर ध्यान केंद्रित करता है। नहीं। दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण बुरे परिणामों से बचाव करता है। यही जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं कि जीन प्याजे और लेव वाइगॉत्स्की के दृष्टिकोण की मान्यताएं समान है। किन चीजों पर जो है वो एक दूसरे को मानते हैं कि ये चीजें समान, इनके दृष्टिकोण, दोनों के दृष्टिकोण लगभग सेम है। तो क्या संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है? जीन प्याजे संस्कृति को लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बच्चों के विकास के चरण होते हैं, बच्चों के जीन प्याजे ने तो चरण बताए हैं कि 4 चरण, लेकिन वाइगॉत्स्की ने ऐसे किसी भी प्रकार के चरण को नहीं बताया है। बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, ये बात दोनों कहते हैं, जो है बच्चे जो है अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, प्रोसेस मेकिंग जो है मीनिंग मेकिंग, ये बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में क्या होते हैं? शामिल होते हैं, ऐसा दोनों का मानना है। लेव वाइगॉत्स्की से है एक क्वेश्चन। लेव वाइगॉत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चे की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ऐसा गुणात्मकता भिन्न के बारे में कहा है क्या? बच्चे में बहुत क्षमता होती है, बच्चे में बहुत क्षमता होती है जिससे वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरे के सहयोग के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये बात सही है। बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं, ऐसा गलत है। और बच्चों की सोच वयस्कों में मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, ना तो ये क्वालिटेटिव ना क्वांटिटेटिव, ये कुछ नहीं होता है, और इसका जो आंसर होगा वो दूसरा हो जाएगा। बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिससे वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे एक दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि बुद्धि परीक्षण, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, बुद्धि, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं की तुलना करना होना चाहिए। तुलना तो करना ही नहीं है, तुलना करना नहीं चाहिए। तुलना, शब्दों को पकड़िए, अगर आपने शब्द पकड़ना सीख लिया तो आपने सीटेट में बहुत अच्छी स्कोरिंग कर ले जाएंगे। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। एनवायरनमेंट का इसमें प्रभाव पड़ता है और एनवायरनमेंट के प्रभाव से इसे पोषित भी किया जा सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे गलत। ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? 25 जेंडर को लेकर के है। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों का उदाहरण देती है। सभी जेंडर के, ध्यान रखिए, सभी जेंडर के वैज्ञानिकों का उदाहरण देती है। वो महिलाओं के भी कुछ उदाहरण देती है, पुरुषों के भी कुछ उदाहरण देती है। तो वो कोशिश कर रही है, क्या कर रही है?
वो जेंडर पहचान को सक्षम बना रही नहीं, पहचान को सक्षम नहीं बना रही है, जेंडर स्थिरता का निर्माण कर रही है, ऐसा भी नहीं कर रही है। जेंडर रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। वो बताना चाहती है कि चाहे महिलाएं हैं वो भी वैज्ञानिक बन सकती हैं, पुरुष भी वैज्ञानिक बन सकते हैं, महिलाएं ये काम कर सकती हैं, पुरुष दोनों काम कर सकते हैं, और ऐसा करके वो जेंडर रूढ़ियों को तोड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदारी होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप से ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों के शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों को उत्पन्न करते हैं। यह भी बात एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगी, दोनों चीजें गलत हो जाएंगी, तो ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या कहता है? विद्यार्थियों को सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस प्रकार से देखना जाना चाहिए भाई? कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां, बिल्कुल नहीं। विविधता का सामान्य चित्रण, बिल्कुल जो है डाइवर्सिटी के रूप में इसको हमको देखना चाहिए। अनेक अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का असामान्य मापदंड, ठीक है, ये भी नहीं होगा। कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असमानता, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2 नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? वह आकलन, असेसमेंट की बात कर रहा है, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है। औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है। हालांकि ये सीटेट में करना नहीं चाहिए, लेकिन औसत से क्योंकि तुलना ही नहीं करनी है। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अद्वितीय है। पर इसका जो आंसर हो जाएगा, ऐसा करना मानक संदर्भित कहलाता है, नॉन रिफॉर्म जो है ऐसा करना कहलाता है। तो 28 का ए हो जाएगा। आगे 29 क्या कहलाता है? कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। हाँ ठीक है, आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। ठीक है, आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। ये भी बात सही है, ये भी बात सही हो जाएगी। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए। ये बात गलत है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगी। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होना चाहिए, नहीं स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, तो चौथा भी गलत हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा कहाँ पर है? पहला और दूसरा ये है, तो पहला और दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? भाई क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी? क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है। तो कह रहा है अखबार के पढ़े लेख और नए शब्दों की सूची बनाना, उससे कुछ नहीं होगा। अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें, इससे भी नहीं होगा। एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों में निहित मान्यताओं की पहचान करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाई कोई खबर है और 2 अलग अलग अखबारों में वो खबर छपी हुई है, और फिर बच्चों को कहा जाए कि आप इस पर जो है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग करिए, एनालिसिस करिए कि इसमें क्या चीज सही है क्या गलत है। तो इस तरीके से हमने इसका जो सही आंसर होगा वो 30 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज जो है अभी 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आगे मैं सोशल साइंस के टॉपिक्स पर भी जल्दी ही जो है आंसर की आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो अभी आप सारे आंसर मिला लीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइए कि कितना आपका स्कोर फाइनल हो रहा है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम सारी क्लासों को इसमें कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।